हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस के चैप्टर नंबर 4 का हमने 2 लेक्चर्स ख़त्म कर दिए हैं। और आज का जो चैप्टर होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने पीछे के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अभी जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होंगी वो वीडियो आज के लेक्चर समझने के लिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, या एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल सकते हैं। हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी अगर मैं कोई एक एटम बनाता हूँ तो इस एटम का ना कोई तो एक न्यूक्लियस होता है। ये एटम का क्या है? एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है और इसी एटम्स में क्या होता है? इस एटम का न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है? सेल्स होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो इस न्यूक्लियस में और ये होते हैं सेल। ये सब क्या है? सेल। तो जो न्यूक्लियस होता है, जब अगर हम किसी एटम के बारे में बात करें तो इनके सेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। सेल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने पढ़ा है, एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। और उसमें से अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूंगा तो आता है PEN, पेन। P फॉर आता है प्रोटॉन, E फॉर आता है इलेक्ट्रॉन और N फॉर आते हैं न्यूट्रॉन। तो कोई भी एटम है उसके अंदर क्या होगा? ये एटम का एक स्ट्रक्चर है। एटम का जो बीच रहता है, सेंटर रहता है, उसको ही बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके अगल बगल के जो सेल ऑर्बिट्स होते हैं उसको बोलते हैं सेल। सेल्स में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेल में। और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम लिखते हैं, अगर सिंपल सा लिखोगे, प्रोटॉन को P से लिखते हैं, स्मॉल p से। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से लिखा जाता है। तो ये कंडीशन है। अब कोई भी अगर अब एटम है, एटम्स मिलकर, ये एटम से मिलकर कोई एलिमेंट बना रहता है। तो अगर हम सिंबल्स का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? लाइक नॉट सिंबल। अगर रिप्रेजेंट कैसे करना है? रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो समझना, एक कैपिटल एक्स है, मान लो दिस इज द सिंबल ऑफ, अगर मैंने ये लिखा, मान लो ये क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सिंबल है और इसके ऊपर एक नंबर लिखा रहता है A और यहाँ पे लिखा रहता है Z। यहाँ पे क्या लिखा रहता है? Z। तो इस ये जो Z है, इस Z का मीनिंग है एटॉमिक नंबर। और ये जो A है, A का मतलब है एटॉमिक मास। A को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और Z को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब हमेशा आप याद रखना, ये एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, जैसे अगर बोलूं तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसके अंदर उतना ही प्रोटॉन पाया जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और उतना ही न्यूट्रॉन पाया जाएगा। हमेशा याद रखना, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना नंबर ही न्यूट्रॉन पाया जाएगा। बस एक चीज को छोड़ के, एक्सेप्ट, या ऐसा लिखो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब बात आता है कि न्यूट्रॉन करते क्या है, समझना जरा ये कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। कि न्यूट्रॉन क्या काम करता है, तो जैसा आपने सुना रहेगा कि अगर मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अगर मैंने दो मैग्नेट को लाया, दोनों सेम पोल हो गए, दोनों सेम पोल हो गए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और दोनों अपोजिट पोल हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमारा बात आता है दोनों जब सेम पोल रहेंगे, लाइक पोल रहेंगे, तो लाइक पोल रिपल्स करते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस में, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन में बस एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जैसे मैं हीलियम की बात करता हूँ, हीलियम आता है सेकंड नंबर पे, हीलियम आता है सेकंड नंबर पे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2, प्रोटॉन कितना रहेगा, 2, और न्यूट्रॉन भी कितना रहेगा, 2। अब न्यूट्रॉन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। सेम चार्ज होने की वजह से ना ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने का ट्राई करेंगे। जब रिपेल करने का ट्राई करेंगे तो इनका जो न्यूक्लियस है, इनका जो न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये न्यूक्लियस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन, और दोनों को पकड़ के रखता है, दोनों को एक दूसरे से दूर जाने नहीं देता है। तो कोई पूछेगा न्यूट्रॉन क्यों पाया जाता है, तो बोलने का इट बाइंड्स द प्रोटॉन। क्या करता है, इट बाइंड्स द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन को बांध के रखता है कौन, न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसी न्यूक्लियस को कहां पे लिखो, इसी न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स भी बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो अगर न्यूक्लियॉन्स बोल रहा हो तो समझना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को साथ में मिलकर बोल रहा है। ये तो सिंबल हो गया। तो इतना आपको समझा कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेम क्या रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर रहेगा। लेकिन जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास को तो हम ए से लिख रहे हैं, और ए का जो फॉर्मूला बनेगा P + n बनेगा। क्या बनेगा, P + n बनेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाने का आपको ट्राई करता हूँ कि अगर मैंने ले लिया हाइड्रोजन, अगर मैं लिया हाइड्रोजन, मुझे पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो मुझे निकालना एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना तो कैसे आ जाएगा, P + n। और हमको पता है जितना Z रहेगा उतना ही P रहेगा, तो P कितना हो जाएगा, 1। लेकिन हमने पढ़ा हाइड्रोजन में n नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन में n 0 होता है, इसलिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा अगर बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन से नंबर पे अरेंज किया गया है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन 8वें नंबर पे एडजस्ट किया गया है। तो अब ऑक्सीजन का मुझे अगर एटॉमिक मास निकालना है तो मैं P + n होगा फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। तो ये आ जाएगा आंसर कितना, 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 16। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूले का यूज करके हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट आता है वो बनता है मॉलिक्यूलर मास। इसका बनता है मॉलिक्यूलर मास। कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए, जैसे कि मॉलिक्यूल का हमने पढ़ा था कि जब एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो मुझे ना इसका मास निकालना है कि इसका मास कितना आएगा, ये इसका मास कितना है। तो मुझे पहले पता रहना चाहिए कि कार्बन का मास कितना है। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1,
और कार्बन पीरियोडिक टेबल में आता है 6वें नंबर पे। तो 6वें नंबर पे आएगा तो P प्लस N करोगे तो 6 प्लस एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 हो गया। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 ना, P प्लस N 6 सॉरी प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना आएगा 12 और ऑक्सीजन कितना है 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आता है हमने निकाला 16। जब ये करेंगे आप तो 1 इंटू 12 होता है और 2 इंटू 16 32 होता है। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 44। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आया 44 आया। सिमिलरली अगर मैं मीथेन लिखता हूँ, आपने आप 9th में पढ़ोगे मीथेन क्या होता है। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है मोस्टली मीथेन बनता है, मीथेन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ CH4। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन कितना है 1 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो जब इनको आप कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4, आंसर कितना आएगा 16। मतलब मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 16। अब बात आता है कि सर जैसे हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वेट को केजी में मेजर करते हैं, तो क्या मॉलिक्यूलर मास को भी मेजर किया जा सकता है। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास को मेजर किया जाता है डाल्टन में। इसका यूनिट क्या है डाल्टन, इसको याद रखना। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या है डाल्टन, और डाल्टन का जो सिंबल होता है वो होता है U। डाल्टन का सिंबल क्या होता है U होता है। और 1 डाल्टन का जो वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है। 1 डाल्टन का वैल्यू, ये U है ना, U मीन्स डाल्टन। 1 डाल्टन का वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो कोई पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना, तो बस 44 नहीं बोलना, 44 डाल्टन बोलना। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है तो क्या बोलोगे आप 16 डाल्टन होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। आप जल्दी से इसके आंसर कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। पानी का और सोडियम क्लोराइड का आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है जैसे हमने यहाँ पर किया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए रहेंगे, तो अगर मान लीजिए कि आपको अभी कल्याण स्टेशन जाना है, आप कहीं आप मान लीजिए कहीं पे कुर्ला स्टेशन पे खड़े हैं और आपको कल्याण जाना है, तो ना जो इंडिकेटर पे लगा रहता है, इंडिकेटर पे ऐसा के लिखा रहता है, बड़े से लेटर में के लिखा रहता है। तो हम के को देख के समझ जाते हैं कि ये ट्रेन कल्याण जाने वाला है। अगर वहीं पे TL लिखा रहेगा हम समझ जाते हैं कि ट्रेन कहाँ पे जाने वाला है, टिटवाला जाने वाला है। तो मतलब क्या है कि ये सिंबल है, हर स्टेशन के लिए अलग अलग सिंबल बना दिया गया। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में अगर आपको एक, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट था जिसको पहले खोजा गया था, तो अगर एक सर्कल और एक डॉट है इसको हाइड्रोजन बोला जाता था। एक सर्कल और अंदर C है इसको कॉपर बोला जाता था। मतलब कितना, मतलब उस टाइम पे कम एलिमेंट्स है तो अलग अलग सिंबल बना दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए, तो वहाँ पे नए सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो वहाँ पे एक सिस्टम्स को नाम दिया गया। तो जितने भी आज 118 एलिमेंट है सबको अपना अपना सिंबल दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन को H बोला गया। अब जैसे हाइड्रोजन आया, नाम समझ लेना जरा, सबसे पहले हाइड्रोजन खोजा गया। तो सिंबल देने के लिए जो ये तो रियल टेक्निक थी, पहले वाली टेक्निक थी कि यहाँ सर्कल बना दिया कुछ नाम लिख जाइए। लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, मॉडर्न एरा में जब आए, तो हमको पता चला नहीं कुछ तो एक पैटर्न आना चाहिए। तो सिंबल लिखने के लिए लोगों ने क्या पैटर्न बताया कि आपको क्या करना है, जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट वही क्या होगा उसका सिंबल बना दो उसको। तो हाइड्रोजन H से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या आ गया, इसका सिंबल क्या हो गया H।
लेकिन जैसे ही हीलियम को खोजा गया, अब इन्होंने बोला यार ये भी तो एच से स्टार्ट होता है, अगर इसको भी अगर हमने एच दे दिया, क्योंकि एक ही नाम बोला है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट क्या डिसाइड करेगा, सिंबल डिसाइड करेगा, तो ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हीलियम कौन है और हाइड्रोजन कौन है। तो इन्होंने एक दूसरा रूल भी बना दिया कि इफ फर्स्ट लेटर इज सेम, अगर फर्स्ट लेटर सेम है देन राइट सेकेंड लेटर विथ स्मॉल केस। स्मॉल केस में क्या करना है, सेकेंड लेटर को लिख देना है। इसका सेकेंड लेटर क्या है, ई, इसको क्या करना है, स्मॉल लेटर में लिख देना है ई, तो ये बन गया हीलियम का। सेम आयन कार्बन, कार्बन का इंडिकेशन था, कार्बन का जो सिंबल था वो था सी, लेकिन जैसे ही कॉपर आया अब लोग कंफ्यूज हो गए कि चलो ये तो सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले लेटर लिखना चाहिए, तो पहले लेटर सी हो गया इसका। अब पहला लेटर सी हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, सेकंड के हिसाब से सेकंड वाला लेटर लिखना चाहिए था सी ओ, लेकिन यहाँ पे सी यू नहीं बोल के कॉपर को बोला जाता है सी यू, क्योंकि सी यू इसका लैटिन नेम है जिसको बोलते हैं क्यूप्रस। तो ऐसे ही आपने सुना रहेगा सोडियम, सोडियम का सिंबल तो Na है, लेकिन बोला जाता है सोडियम से, इसका सिंबल तो S होना चाहिए था या SO होना चाहिए था, Na क्यों है। सेम पोटेशियम बोला जाता है, पोटेशियम होना चाहिए था P से, लेकिन इसका नाम K से बोला जाता है। इन सबके अलग अलग नाम है, जैसे सोडियम का नाम, इसका नाम है नाट्रम, कैलियम, ऐसे अलग अलग नाम इनका जो लैटिन नाम से लिए गए थे। और ये करके टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स, उनको अलग अलग सिंबल बनाए गए हैं, अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है और उसके मॉलिक्यूलर मास को कैसे बनाया जाता है, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाता है। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।